सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। इस वक्त जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है उसके ऊपर हम आने से पहले जो हुकूमती इश्यूज़ हैं, एक अहम कंपैरिजन ज़रूर अपने मेहमानों से पूछना चाहूँगा। हालांकि इसकी मैंने 7 मिनट की फ़िल्म थी, मैं चाहता तो दिखा देता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से चंद अहम चीज़ें सामने रखूँगा और मेरे मेहमान इन चीज़ों के बारे में बाखबर हैं। आज जो शुरका हैं उनका मैं तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है रियाम खान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन बेग साहब, मैं ज़रा प्रोग्राम की जो मेन पाकिस्तान की हुकूमत और उसके ऊपर बात करने से पहले एक बहुत ही अहम फ़िल्म मैंने देखी होगी, आपने भी देखी, उसमें चंद चीज़ें मैंने निकाली हैं। मैं चाहूँगा सर 2-2 मिनट आपको दूं ताकि इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाए, आवाम को आगाही हो। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को और भारत भी आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट मार्केट। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर। जी 2-2.5 मिनट आपके पास है, मैं इस इशू पे ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। जी मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो एक दिन बाद आज़ाद हुए, हमारे बाद कोरिया आज़ाद हुआ, सिंगापुर आज़ाद हुआ, बहुत से ममालिक हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए। आप बांग्लादेश का भी जिक्र कर लीजिए। तो मकसद ये है कि इंडिया में, आपने पर्टिकुलर सवाल इंडिया का किया है, तो इंडिया में नेहरू साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। वो लीडर थे और हमें लीडर नहीं मिला। हमने लीडर क्रिएट करने की कोशिश की बार बार, और ऐसे लीडर क्रिएट आपको पता है होते नहीं है, लीडर बाय बर्थ पैदा होता है। आज भी जो लीडर हैं वो आप जरा उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उनके ऊपर गौर कर लीजिए। तो इंडिया में जो लीडरशिप थी, उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि हमने भी 5 साला मंसूबे बहुत बनाए, हर बार कहते थे 5 साला मंसूबा, तो उन्होंने 22 साल का मंसूबा बनाया। उन्होंने उस वक्त जब आज़ाद हुए तो उन्होंने कहा कि 22 साल के बाद क्या प्राइसेस होगी चीज़ों की, तो उन्होंने उसी दिन इम्प्लीमेंट कर दी। और जब वो 22 साल तक पहुंचे तो दुनिया उनकी बदल चुकी हुई थी। वो 132 या 35 करोड़ लोग हैं और हम 25-26 करोड़ लोग हैं। हमने रिवर्स गियर लगाया और ऐसा लगा रिवर्स गियर के कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेंगे? ये अगर हमारा मुल्क नहीं तरक्की कर सका और 17 साल यकीनन नेहरू को, भारत को नेहरू मिल गया और बहुत सारी लीडरशिप भी मिल गई, और आप कहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है? आपने बड़ी सही बात की। बांग्लादेश 1970 के बाद आज़ाद होता है, वो हमसे बहुत आगे है। अफ़गानिस्तान भी आगे हो गया है, ईरान भी आगे हो गया है, श्रीलंका जो अभी डिफ़ॉल्ट में वो भी आगे जा रहा है। तो सर हम अब भारत से कंपैरिजन थोड़ा सा कर रहे हैं, जो सुपर पावर बनने जा रहा है इस खित्ते का नहीं पूरी दुनिया का, जो अभी मैंने फिल्म देखी है। तो मुझे ये सर बताइए कि इसकी जिम्मेदारी आप कहाँ डालेंगे एक बिल्कुल आज़ाद हैसियत में? सर देखिए डॉक्टर साहब, जिम्मेदारी आपकी भी थी और मेरी भी थी और बाकी अवाम की भी थी। हम अगर ऐसा
लीडर चुन लेते हैं जो इस मुल्क के लिए या अवाम या रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ नहीं है कि यहाँ तो चॉइस जो है वोट डालने की वो पसंद और नापसंद है, और बरादरी सिस्टम है और एक कल्ट सिस्टम है जिसके बेस पे लोग वोट डालते हैं। मैं ये समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए इस किस्म की जमहूरियत सूट नहीं करती, क्योंकि लोग जालियत को फेस करके एक बंदे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और उसको वोट डालते हैं। वो शायद इस काबिल नहीं। नेशन बिल्डिंग आज की नहीं आप प्लान करते, आप अगले 50-100 साल की प्लान करते हैं। आप डॉक्टर साहब अंदाजा कर सकते हैं कि आज जो हालात हैं उसके बाद अगले 10 साल की आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं मुझे? 100 साल छोड़िए, 50 छोड़िए, कि अगले 10 साल में ये पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? नहीं दे सकते। इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है। और इतना मतलब मैंने एक ट्वीट किया, वो 6-7 लाख लोगों ने दिया, तो मुझे उस पर इल्जाम आना शुरू हुआ। तो मैंने कहा मैं मायूसी नहीं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। अगर किसी ने आंखें बंद की हैं तो वो उसका कसूर है, मेरा नहीं है। Tehran Khan Sahiba, the fastest growing economy, fastest growing stock market, fastest growing ecosystem, fastest growing real estate marketing, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की फुकदान की बात कर रहे हैं, तो कल का वाकया आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क, जिन्होंने अब ट्विटर, जिसको हम पहले कहते थे अब एक्स कहते हैं, उसको खरीद लिया, और इलॉन मस्क जो कि एक अथॉरिटी दुनिया में समझी जाती हैं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे, और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानीखेज और बहुत enthusiastic ट्वीट की कि वो कितनी enthusiastically he is looking forward to meeting नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ लीडरशिप उस वक्त क्या कर रही थी? हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मुख्तलिफ अपने अपने मोहल्ले के लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, और वो एक दूसरे के मुकाबले में कोई अगर 50 रुपए ईदी दे रहा है तो कोई 500 रुपए ईदी दे रहा है। ये लीडरशिप का मयार है पाकिस्तान। ये हमारी 5 साला नहीं 10 साला आप छोड़ दे, 5 महीने की आगे जो प्लान्स हैं वो इस पे उनका कुल उनका जो दायरा है बस इतना ही है, इतनी ही उनकी सोच यहीं तक पहुंचती है। हमारी जो तरजीहात है वही गलत है। हमारी तो जो तरजीहात है वो यही है कि कौन जेल में है, किसके जेल से एसी निकलवा दें, या किसकी जो अहलियां हैं उनको बिल्ले ना दें ईद पे। ये हमारी तरजीहात जो है ना, ये एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को रोकना, ये हम गलत, ये रास्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी इस पाकिस्तान की आज की इस पोजीशन को? कंपैरिजन कर लें किसी भी खित्ते के मुल्क से, किसी भी खित्ते के मुल्क से। उसका रीजन है डॉक्टर साहब, देखिए मोहसिन बेग साहब ने कहा कि हमने जिनको हीरो बनाया या जिसमें हिस्सा डाला, तो मैं तो कम से कम मुतमईन हूं कि मैंने तो जब बहुत लोग पावरफुल थे तब उस जमाने में भी लिखा और आइडेंटिफाई किया। ये नहीं कहा कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। मैंने बताया कि कोई बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि जरूरियात ऐसी हैं। यानी कि यहाँ पे लीडर बनने का एक ही तरीका है, या आप दरबारी बिहेवियर करेंगे या आप बूट पॉलिश करेंगे, अपनी नजरियात पे खड़े ही नहीं रहेंगे और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने हल्का अहबाब जो है, ये मोहल्ला है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सर बिल्कुल क्लियर बताइएगा कि क्या ये 76 सालों में पाकिस्तान की सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, अदलिया ने, इदारों ने कुछ सीखा है सर, या अभी तक कुछ नहीं सीखा? एक। दूसरा, ये जो पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात है जिसको आप कह सकते हैं कि वो सियासी जमहूरी जमात है सर? जी सर। डॉक्टर साहब, बेसिकली मैं तो जो सियासी पार्टियों के हालात हैं वो आपके सामने है। जब भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस तरीके से बनाई गई या बन गई, रह की बात रियासत क्यों, और इस रियासत के जो नुमाइंदा हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या रियासत के इदारे हैं, देखें चीज वही आगे चलती है, घर वही चलता है जिसका कोई मालिक हो। ये रियासत
लावारिस है, इसका कोई मालिक नहीं है, सब इंडिविजुअली तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। इस मुल्क को कोई ओन ही नहीं करता। जिसके पास पैसे बन जाते हैं इस मुल्क से, वो बाहर जाके रहता है, बाय प्रॉपर्टीज लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ही सोच समझ के आइंदा के फैसले करने पड़ेंगे आपको। और ये जो 5th जनरेशन वॉर है, ये जो रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये इंटरनेशनल साजिश है। ये ऐसे नहीं है कि आप अगर सोशल मीडिया खोलते हैं तो उसमें 50 पोस्टें तो अदारों के खिलाफ हैं। अच्छा, और लोग भी वही हैं। ये मैं उमर यूब को भी सुन रहा था, इसका दादा कौन था, इसका नाना भी जर्नैल था, इसका दादा भी जर्नैल था, इसका बाप भी फौज में था। और आज आप इससे पूछ लीजिए कि आपका ज़राए इनकम क्या है, खुदा की कसम ये आपको बता नहीं सकेगा कि इसका ज़राए इनकम क्या है। इसी तरह वो जो जेल में बैठा है, उससे भी बंदा पूछे तू खैरात मांगने वाला था, हमारे से पैसे लेके खाता था, तेरी मतलब क्या ज़राए इनकम है? ये बिजली के बिल कहां से देते हो, ये घर, ये जो कुछ है, ये कहां से आया? ये नहीं बता सकेंगे। मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने एक सिस्टम ही नहीं बना पाए और हर अदारा अपने अंदर एक स्टेट बन गया है, तो भाई इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों को कैसे आप खिलाओगे? ये जो इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, उन्होंने 3 माइल का बफर जोन बनाया है कि अगर हालात खराब हुए तो पाकिस्तानी रिफ्यूजी होके हमारी तरफ ना आए। और जो रिफ्यूजीज हमारी तरफ आए थे काबल वाले, जरा उनके हालात चेक कर लीजिए। तो हम तो दोनों तरफ से फंस गए। ये हमारी डिप्लोमेसी का हाल है। इतनी अल्लाह ताला ने इस मुल्क को स्ट्रेटेजिक पोजीशन दी थी, हमने जाया कर दी, हमने उसको बर्बाद कर दिया। मकसद ये है कि जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो, ये वही शाह है जिस पे आप बैठे हुए हैं। अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इसमें कोई ये ना समझे कि उसके पास बंदूक और तोप है और वो बच जाएगा। नहीं, उनकी शायद बारी पहले आए, मेरी और आपकी शायद बाद में आए। बड़ी बात कर दी सर आपने, बड़ी बात कर दी आप। मसलन मेन स्टेक होल्डर को खतरा ज्यादा है, जिनके पास इख्तियारात हैं, ताकत है। देखिए, मैं और आप तो किसी पॉलिसी में नहीं है और ना ही कभी सरकार में रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद ये है कि थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने कहाँ जाना है। सीखा या नहीं सीखा सर 76 साल में? ये बताएं सर, खुल के बताएं सर। मैं हो गया, सीखने की बात तो छोड़ दीजिए। वर्ष हो गया हमें। मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें ऐसे डॉक्टर साहब बिखरी हैं, हर महकमा, हर अदारा, हर पाकिस्तानी। अच्छा, मैं भी करप्शन करूं अगर मुझे चांस मिल जाए, मुझे चांस। रेडी वाला भी करप्शन कर रहा है, दुकानदार भी करप्शन कर रहा है अपने लेवल पे। हर पाकिस्तानी का माइंडसेट करप्ट कर दिया गया। और मैं हैरान हूं कि कोई चीज, मतलब इस करप्शन को अब ये पूरी सोसाइटी में बुरा नहीं समझा जाता जी। और वो जायज उसके पास आर्गुमेंट होता है। और रेडी वाले की मैं सोशल में वो एक थैले में अच्छे फ्रूट डाल के वो चालाकी से दूसरा थैला पकड़ा देता। मतलब हर स्टेज पे करप्शन अरूज पर है। मसलन ये है कि हमारे इदारा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, हमारी अदलिया करप्ट है, हमारे ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, हमारी आपके टेक्नोक्रेट लोग करप्ट हैं, हमारी आवाम करप्ट है। तो ओवरऑल हम करप्शन का शिकार हैं कहीं, और ऊपर मीडिया भी करप्ट है सर हमारा। एक सेकंड सुन लीजिए जी सर। कि जब किसी कौम की नेशन बिल्डिंग की जाती है तो वो लीडर करता है, तो है ही नहीं सर। ये आप जापान को देख लीजिए, जर्मनी जहां इतनी जंग हुई, तबाह हो गए, लीडर अच्छे थे, उन्होंने नेशन बिल्डिंग क्या है? आपने माइंडसेट लोगों को इस किस्म का शऊर देना है, अपने मुल्क से मोहब्बत दिलवानी है जी। वो इदारे भी उस तरह बिहेव करते हैं और अवाम भी उस तरह बिहेव करती है। यहाँ अदारे जिस तरह बिहेव करेंगे, अवाम उसी तरह बिहेव करेगी। लीडर था कोई नहीं, ये सारे जो क्रिएट किए गए, माशाल्लाह आपके सामने है जो क्रिएट किए गए हैं, मैं उनके ऊपर तबसरा नहीं। बड़े तमाशे देखने को मिल रहे हैं जी। हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। रियाम खान साहब, आप एक तो जाहिर है कि आपसे ये सवाल भी मैं पूछूंगा कि क्या हमारे मुल्क के इदारों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, अदलिया ने, सियासतदानों ने, मीडिया ने
कुछ सीखा है? एक तो ये सवाल। दूसरा, मौजूदा हुकूमत पे आ जाते हैं, आप ही से शुरू कर देता हूँ। क्या आप समझती हैं कि ये हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, आज़ाद हुकूमत है? क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब फैसला करने में आज़ाद हैं? और अगर वो आज़ाद हैं तो क्या वाकई वो आज़ाद पॉलिसी इस मुल्क के लिए ला सकेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं एक दो बातों पे कमेंट भी करना चाहूंगी। देखिए, मैं बिलीव ये करती हूँ कि लीडरशिप का डेफिनेटली पाकिस्तान में लीडर्स नहीं है, थॉट लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स तो है ही नहीं। तो आपका शॉर्ट जवाब तो ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब कर सकेंगे या ये मौजूदा हुकूमत कर सकेगी? तो प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप मेरी डिक्शनरी में तो करेज से होती है, यानी कि आपका एक नजरिया है, आपको पता है कि ये सही बात है और आप सही बात पे खड़े हैं और आप पुरज़्म हैं और आप अपनी दलाइल से, चूंकि आप सही हैं, आप अपनी बात मनवा लेते हैं। चूंकि नजरिया नहीं है, नजरिया ज़रूरत है और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की है, और इनको मैं लीडर्स एक्चुअली कहना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप में करेज ही नहीं है, अगर आप स्टैंड ले ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आपका नजरिया नहीं है और फिर आपके पास कन्विक्शन नहीं है, तो ये तो लीडरशिप नहीं हुई। दूसरी बात ये कि बात आप भी कह रहे थे, मोहसिन बेग साहब भी कह रहे थे कि ये भी करप्ट है, वो भी करप्ट है, ये हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है, मेरा इससे कुछ और मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में करप्शन जिसको आप कहते हैं या करप्ट है वो लोग, वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि लोग इनकॉम्पिटेंट है। जो शख्स है वो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है उस कुर्सी का मुस्तहिक नहीं है। पाकिस्तान में बुनियादी मसला ये है कि वी डू नॉट हैव द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हर बंदा जिस काम पे लगा हुआ है उसको वो काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिनको आप पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं और जो सबको अपना जो करिश्मे दिखाते रहे हैं, शायद उनको फिल्मों में होना चाहिए था, शायद वो एक्टर बेहतर होते, शायद वो टिकटॉकर स्टार्स बेहतर होते। तो आज भी मैं जो देख रही हूँ, प्रॉब्लम ये है कि आप सेनेट की मिसाल ले लें। अभी आप देखिए कि सेनेट की लिस्ट देखें तो आप किस किस को रोएंगे? आप ये कहेंगे कि जनाब हमारे मुक्तदर हल्की है उनका कसूर है, या आप कहेंगे कि जनाब एक पार्टी जिसका सो कॉल्ड लीडर अब जेल में उसका कसूर है, लेकिन बाकी पार्टीज को भी देख लेना, क्या इन्होंने जमहूरियत दिखाई है। चले आप छोड़ें कि पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे जमहूरियत नहीं है, सियासी पार्टीज में जमहूरियत है। किस पॉलिटिकल वर्कर को इन्होंने इस काबिल समझा है कि जो एक्चुअली बोलने की सलाहियत ही रखता? बाकी भूल जाएं, आप कॉर्नेल ग्रेजुएट ना लेके आए, पब्लिक स्पीकिंग ही होती। सेनेट में किन को लेके आए हैं और फिर अपनी सीटें किसने दी हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लिस्ट देखें, PWLN की लिस्ट देखें, PTI को तो चले 100 खून माफ है। आप देखिए जनरल सीट्स की लिस्ट देखें, रिजर्व सीट्स की खवातीन की लिस्ट देखें। तो क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें इतना बड़ा फ्लॉ है कि ना तो ये, एक तो ये नेपोटिज्म की मतलब इन्होंने हद कर दी है। नाना नानी, दादा दादी, भांजा भतीजी, बेटा बेटी, हर लेवल पे रिजर्व सीट्स पे, काउंसलर सीट्स पे, जनरल सीट्स पे, सेनेट सीट्स में। और बाकी जनाब, ये जो इन्होंने जो जमहूरियत का इंतकाम लिया है, ये किस पार्टी से है? कुछ लोग जो कि सडनली आ जाते हैं और सेनेट में पहुंच जाते हैं, और ये क्या आर्ग्यू करेंगे? ये कौन सी नहीं कौन है ये जरा बताएं ना, हमें भी बताएं ना। जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, जैसे फैसल वाडा साहब हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, खुल के पूछना चाहूंगा, ये कौन लोग हैं? ये किस खित्ते की नुमाइंदगी करते हैं? इनको जमहूरी सियासी अवामी जमात ने सेनेटर बनाया है। जी अब खुल के बताएं। डॉक्टर साहब ये सवाल रेहाम खान से ना करें, ये सवाल आसिफ अली जरदारी से करें, ये सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करें, एक सोशलिस्ट लेफ्ट लिबरल जमात जो कि सो कॉल्ड जमहूरी है। पूछे ना कि ये जो लोग हैं ये कैसे पैराशूट होके आए हैं, क्या मजबूरी है और कौन से नजरिए के तहत ये आए हैं? तो ये तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी, इसमें तो नवाज शरीफ साहब से ही पूछना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी इसके जिम्मेदार हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी इसके जिम्मेदार हैं। We are not talking about the issues। आज इशू ये नहीं है कि मुझे ये बताएं राम खान साहबा, मैं मोहसिन बेग साहब से भी ये सवाल करने जा रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि मोहसिन नकवी साहब का क्या क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन है कि उनको निगरां वज़ीर आला बनाया गया, नंबर 1। और निगरां वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने कौन सा बड़ा कारनामा दिया है? बहुत बड़ा दुनिया का एक फेलियर मिला है 9 मई, उसके बावजूद उनको वज़ीर दाखिला भी बनाया जाता है और PCB का चेयरमैन भी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
किस क्वालिफिकेशन के तहत बनाया गया है, और बनाने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी सियासी अवामी जमात है। जी, इसके ऊपर थोड़ा कमेंट्स करें। मैं ज़रा मोहसिन बेग साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं तो चाहती हूँ, मोहसिन नकवी साहब हमारे सहाफती हल्के से हैं और मैं तो इंतहाई इम्प्रेस्ड हूँ उनसे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझको भी सिखाएं ये, और मैं चाहती हूँ कि जो 65% हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, ILO के पिछले साल के फिगर्स आए हैं तो कोई 56 लाख के करीब बेरोजगारी है, एन ऑल टाइम हाई। सवाल तो का हमारी जवाब जो दें, बेरोजगार उधर ना जाएं। बेरोजगार क्या क्राइटेरिया था? बेरोजगार क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ आपको। जी जी बताएं। ये मियां नवाज शरीफ का वहम था कि वो लाडले हैं, सबसे अच्छे लाडले, सबसे लाडले तो मोहसिन नकवी निकले। और आप देखें कि मतलब बिला मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, तीन नौकरियां और केयर टेकर सेटअप के बाद। इसमें जो कंसर्निंग बात ये है कि ये क्या है जो आपने कहा ना कि उन्होंने क्या किया है केयर टेकर सेटअप में, जिसका हमें इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या किया है जिसका रिवॉर्ड उनको मिल रहा है। और ये हमें नहीं पता क्योंकि हमारी नजरों के सामने नहीं है कि वो क्या काम है जिसका रिवॉर्ड उनको मिल रहा है। 9 मई का इतना बड़ा फेलियर के चंद हजार मॉब पाकिस्तान की इतनी बड़ी हुकूमत को आंख में झुल देकर उन्होंने इतनी बड़ी तबाही कर दी, और रियासती और हुकूमती इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फेलियर नज़र आए। ये तो नज़र आया है ना आपको? देखिए, मैं तो यही देख सकती हूँ, मैं लाहौर में बैठी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि जितनी तेजी से फ्लाईओवर्स पे काम हुआ है, शायद मोहसिन नकवी साहब को मेरा सवाल ये है ही नहीं, छोड़े वो तो पुराने काम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या आपको आपको ये नजर आया कि 9 मई के इसमें इंतजामिया का बहुत बड़ा 9 मई का नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें डॉक्टर साहब। मैं 9 मई को आपको ये नजर आया कि 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख में, इंतजामिया क्या दुनिया की तारीख में इंतजामिया का सबसे बड़ा फेलियर है? आप मानती हैं? देखिए, 9 मई का जो वाकया है उसके बाद फ्लाईओवर्स बने हैं। मैं फ्लाईओवर्स की तरफ जा ही नहीं रहा हूं। मैं फ्लाईओवर मैं तो इंतजामिया की तरफ जा रहा हूं। मैं तो इंतजामिया का मतलब है सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट उनके कंट्रोल में था। क्या सूबाई लेवल पर निगरान वजीर आला होने की हैसियत से 9 मई के चंद हजार मॉब, चाहे वो दहशतगर्दी क्यों नहीं थे, उनको रोका नहीं जा सका? ये फेलियर आपको नजर आया या नहीं नजर आया? ताकि मैं मोहसिन बेग की तरफ जाऊं। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जरा ज्यादती है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनको इतना आप एम्पावर्ड समझ रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकें। चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब से तो मॉडल टाउन हो गया था, तो बड़े बड़े शहरों में, लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे वाकयात ठीक है। चले, मसलन आपको नजर नहीं आया ये फेलियर, लेकिन आप ये जरूर मांग रही हैं कि वो कौन सा काम इन्होंने किया है जो आपने खुद सवाल उठाया है, जिसकी बुनियाद पे इनको 3 अहम पोस्ट दे दिए गए। यही सवाल लेकर मैं आगे चलता हूं। जनाब मोहसिन बेग साहब क्या कहते हैं? पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मैंने तो आपसे ये पूछा है कि ये कौन लोग हैं सर, जो मोहसिन नकवी हैं, अनवारुल हक काकड़ हैं, फैसल वाडा हैं, इनको सियासी जमातें अपने टिकट पर सेनेटर बनाती हैं। ये पाकिस्तान की आवाम की किस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी क्या क्राइटेरिया है कि इनको अहम तरीन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बड़ी पोस्टें दे दी गई? देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे मुंह से कुछ सुनना चाह रहे हैं, सच मालूम, सच सुनना चाह रहा हूँ। सच सुनने के लिए 2 लोग चाहिए, एक बोलने वाला और दूसरा सच सुनने वाला। यहाँ लोग बर्दाश्त नहीं करते, और मैं इस प्रोफेशन में 36 साल से हूँ। डॉक्टर साहब, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में उन जगहों पे पहुंचने के लिए 2 पाकिस्तान में क्राइटेरियाज है। एक पैसा है, एक रिलेशनशिप है, तल्लुकात। ये सोसाइटी पाकिस्तान में तल्लुकात पे बेस करती है। आप किसको जानते हैं, किसके साथ आपके कितने रिलेशनशिप है। तीनों के जो नाम आपने लिए, मैं विद रिस्पेक्ट, मेरे जानने वाले हैं, मेरे साथ उनके तल्लुकात हैं, उनके तल्लुकात और लोगों के साथ भी बहुत है। इन तीनों ने पैसा नहीं खर्च किया, तल्लुकात इस्तेमाल किए हैं। और हमारे यहाँ ऐसी पोजीशंस पे लोग, मैंने आपको बताया, 2 ही तरीके से पहुंचते हैं। वो पहुंचे हैं दोनों और तीनों, और वो उन्होंने अपने रिलेशनशिप की बेस पे, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, वो हमारे रियासत के अदारे भी हैं, दोनों साइडों से उनको तौफीक मिली और वो उस जगह पहुंच गए।
अब आप ये पूछिए कि उन्होंने ये ओहदे क्यों लिए। मैं कल परसों भी किसी शो में था, मरकल में ईद से पहले, तो मैं कह रहा था कि मैं अगर होता, मुझे बहुत सारी लाइफ में ऑफर्स हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करता और मैं हमेशा उससे अवॉइड करता हूँ चीज़ों को। वो अवॉइड नहीं करते, वो वक्ती तौर पे पोजीशंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो करते हैं। तो इसमें कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है कि ये 3 लोग कैसे पहुंचे। मैं आपको 1000 लोगों की लिस्ट गिना सकता हूं कि वो वहां कैसे पहुंचे और ये जो रिजर्व सीट पे हैं वो कैसे पहुंचते हैं। तो उस टॉपिक को छोड़िए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कैसे पहुंचते हैं, कैसे ओहदे मिल जाते हैं, कैसे आप प्रमोट होते हैं, सबको पता है पाकिस्तान में। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इस मुल्क की वो सियासी जमातें जो अपने आप को जमहूरियत का बादशाह कहती हैं, और एक नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, MQM भी, तो फिर आप बताएं हमें कि ये जो जमहूरी पसंद पार्टी हैं, अवामी पार्टी हैं, इनका अगर ये रोल है तो फिर लोगों को ये आगाही होनी चाहिए कि इनकी जमहूरियत कौन सी जमहूरियत है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जमहूरियत है, ये इन्होंने किसी और चीज का नाम रखा हुआ है। जमहूरियत कहाँ है, आप बता दीजिए। मकसद ये है कि अवाम भी वैसी है और लीडर भी वैसे हैं। अवाम अगर एक बिरयानी की देख के ऊपर पूरा मोहल्ला वोट देता है तो फिर वो अपने नसीबों को रोए, और वो रो रहे और रोते रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि ये नसीब ऐसे अल्लाह ताला नहीं बदलता। तो दूसरी बात रहेगी कि आप ये समझे कि जमहूरियत पार्टियां जो है वो कैसे देखें। सेनेट के इलेक्शन अपर हाउस है, बहुत ही मोतबर हाउस है। इसमें 25% लोग जो हैं, 20% जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो वहां पहुंचते। 75% लोग जो हैं वो तल्लकात और पैसे की बेस पे वहां पहुंचते हैं। अब जब सेनेट का चेयरमैन सिलेक्ट होना था तो आपको याद होगा कैमरे निकल आए, और कैमरों के बाद जब वोट पड़े तो पहले अपोजिशन के पास 64 थे, जब वोट गिने गए तो 54 रह गए, जिसपे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा मैं इंक्वायरी करूंगा। कौन सी इंक्वायरी? मकसद ये है, ये जमहूरियत कोई चीज नहीं है इस मुल्क में, और तभी ये हाल है। और ये जो सिस्टम है डॉक्टर साहब आपके यहाँ, और ये जो आइन है, ये डिलीवर नहीं कर रहा, आपका सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। आपको या तो निजाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि कौन बदलेगा सर कौन बदलेगा? सभी इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। जनाब मोहसिन बेग साहब, इस सिस्टम के सभी बेनिफिशरीज हैं ना, तो क्यों कौन बदलेगा सर? मैं और आप तो नहीं बदल सकते। वक्त बदलेगा, आप देख लीजिए। जब वक्त हाथ से निकल जाए वापस नहीं आता। डॉक्टर साहब आप भी इधर हैं, इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह जिंदगी दे। देखिएगा अगर इन्होंने अपनी रविश ना बदली तो वक्त इनको हालात बदलने पे मजबूर कर देगा। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का एक फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, आप अंदर के आदमी हैं, क्या वजूहत है सर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से मियाँ नवाज शरीफ साहब आए पूरी वज़ीर आज़म बनने के लिए, प्रोटोकॉल भी मिली, उनकी सज़ा भी माफ़ कर दी गई, और फिर उसके बाद हमने बड़े बड़े इश्तहारात भी देखे, उनके अपने भाई और बेटी और पार्टी के लोगों से सुना हमने कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म हैं। लेकिन सर क्या हुआ ऐसा कि मियाँ साहब चले गए और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए? तो सर थोड़ा सा इस पे कमेंट्स करेंगे सर? एक तो मैं एहतजाज करता हूँ, आपने कहा मैं अंदर का आदमी हूँ। मैं अंदर का होता सर, साफ ही तो है ना अंदर सर साहब। नहीं सुन लीजिए, मैं किसी बहुत बड़े ओहदे पे होता, मैं अंदर का नहीं। यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन जरूर होती है जी सर, वो मेरा प्रोफेशन इस किस्म का है। चले सर, वापस लेता हूँ अपने अल्फाज। अब मैं पूछता हूँ, इंफॉर्मेशन तो दे दें सर हमें भी। अच्छा, इंफॉर्मेशन ये है सर कि मैं मियाँ साहब से उस दिन मिला था जिस दिन उनकी वापसी का ऐलान था। मैंने उनके साथ लंच किया था लंदन में, और तभी डिसाइड हुआ कि 21 अक्टूबर को आएंगे, और ये आ गए। और आने के बाद उन्होंने जब अपनी मुहिम शुरू की तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, लेकिन क्योंकि कैंपेन चलाने के लिए, वोट गैदरिंग के लिए उनका एक करिश्मा है, उनका लोग शायद उनको चाहते हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ एक पंजाब की और पाकिस्तान में उनका एक लेवल है, तो वो चाहते थे कैंपेन के दौरान ये ना बताया जाए कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा।
ये उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, लेकिन पब्लिक नहीं किया। बड़ी बात है सर, ये तो बड़ी बड़ी न्यूज़ है सर ये। मैं आपको, ये आप उनसे भी पूछ लीजिए और किसी से भी पूछ लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ। वरना उनके लोग जो हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह भी हैं, आपकी जावेद लतीफ़ भी हैं, और भी दूसरे लोगों, वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया। ना, बिल्कुल गलत है। आप नवाज शरीफ साहब से पूछ लें कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो इसलिए बेहतर है कि जिस तरीके से वो शख्स काम करता है, और आपके मुल्क का, मैं एक और बात आपको वार्निंग, मतलब ये शो कहीं आप संभाल के रख लीजिएगा, ये हुकूमत ना चली ना, उसके बाद जमहूरी हुकूमत आपके यहाँ नहीं आएगी। लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि इसको चलने दें, आप इसको 1 या 2 बजट लाने दें, आपकी जो मईशत के मसाइल है वो हल करने दें, फिर आप मिड टर्म इलेक्शन में चले जाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन शहबाज शरीफ के अलावा इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी। आप अगर नजर दौड़ाएं तो कोई काम वाला बंदा आपको नजर आता है जो इस मुल्क को आगे लेके जाए। और अभी देखें, वो सऊदी अरब से होके आए और मंडे वाले दिन सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर को 50 बंदों का बिजनेस ट्रिप लेने, बिजनेस डेलीगेशन लेके आ रहा है, और वो बहुत सारे एग्रीमेंट, और वो यहाँ, इसका मतलब है शहबाज शरीफ ओनली चॉइस है। डॉक्टर साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ, बता दूं, आप ही की तरफ। जी डॉक्टर साहब, जी इस वक्त उसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, ये बड़ी क्लियर कर दिया आपने। और एक आखिरी सवाल पूछता हुआ मैं जा रहा हूँ इनकी तरफ, राम की तरफ। सर, ये हुकूमत चलेगी, 5 साल पूरी करेगी, या जितने दिन के लिए बनाई गई है उतने दिन चलेगी? नहीं, जितने दिन तो आपको नहीं पता कि कितने, ये 5 साल के लिए बनी है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस हुकूमत के लिए जो मसाइल हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं सर? ये चलानी पड़ेगी आपको जी, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेजर जी, और इसमें रियासत के इदारे शामिल हैं। ठीक, लिहाजा इसका फेलियर कोई शख्स अफोर्ड नहीं करेगा, नहीं कर सकता। नाज़रीन, यहाँ रोकूंगा, एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। वेलकम बैक जी। रियान खान साहिबा, क्या कहती हैं आप, कुछ कहना चाह रही हैं? मैं मोहसिन बेग साहब की बात पे ऐड करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैसे दे के सेनेट में आते हैं, कुछ लोग ताल्लुकात की बेसिस पे आते हैं। एक चीज जो ये ऐड में करना चाह रही हूँ कि ताल्लुकात के अलावा किस चीज की जरूरत है। ताल्लुकात तो बड़े लोगों के होते हैं, आई एम श्योर मोहसिन साहब के भी होंगे, हमारे भी ताल्लुकात होते हैं, लेकिन ताल्लुकात की बेसिस नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि जो ऑर्डर मानेगा, जो जैसे कहा जाएगा वैसे करेगा, वो ही सेनेट में भी पहुंचेगा, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे भी पहुंचेगा। और शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छी और ओनली चॉइस हैं। मैं आपको बताऊं, ना तो मैं अंदर की हूं, ना मैं आदमी हूं, लेकिन मुझे तो मोहसिन बेग साहब से भी पहले पता था, और मेरी कोई मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद ये मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं पाकिस्तान आई हूं तो मुझे ये पता था कि अगले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, और नवाज ये कैसे पता था? काबिल कबूल नहीं होंगे। नहीं, ये आपको कैसे पता था? सर, मैंने अर्ज किया कि ना तो मैं किसी सियासी पार्टी की अंदर की खबर रखती हूँ, लेकिन हम भी सहाफी हैं और हमें भी खबर होती है। तो जब मैं पाकिस्तान आने से पहले, इलेक्शन से पहले, ओनली मैं तो आपको पिछले साल जून जुलाई की बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड। तो अब मुझे नहीं पता मोहसिन, सो आई वाज वेरी क्लियर कि मियां नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह कि मोहसिन बेग साहब ने बहुत ज्यादा जेनरोसिटी से काम लिया है। उन्होंने कहा 75% जो हैं वो सेनेट के काबिल नहीं है, और शायद रहे सही जो हैं वो काबिल है। मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त जो आप कौमी असेंबली को देखें और जो सेनेट है, आई एम सॉरी, लेकिन अपर हाउस के काबिल तो मेरा ख्याल है, ही इज बीइंग वेरी जेनरस कि सिर्फ जो 75% है वो ही इस काबिल नहीं है। मुझे तो कोई भी ना हल्के की नुमाइंदगी करता हुआ लोअर हाउस में नजर आता है, ना सेनेट के लिए जो चीज चाहिए। सेनेट के लिए आपको क्या चीज चाहिए? सेनेट के लिए काबीना तक तो भूल जाए। 19 की काबीना का बता दें जरा। 19 की काबीना मैं क्या कहूँ, उसमें शुक्र है कि कम से कम फेडरल काबीना में एक खातून तो है, और शायद वो भी किसी की रिश्तेदार है, लेकिन अच्छी बच्ची है, लेकिन कम से कम एक काबीना में खातून तो है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये देखिए, हमें साफ साफ बात करनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी पार्टी नहीं है,
जमहूरी पार्टी नहीं है तो जमहूरी निजाम नहीं है। और जमहूरियत क्या है? जमहूरियत ये होती है कि जो आप जिस हल्के से उठ के आए हैं उसकी आप नुमाइंदगी करें। फॉर एग्जाम्पल NA 127 में, NA 127 लाहौर का हल्का है, NA 127 में 85 से 95% वोट क्रिश्चियन कम्युनिटी का था। वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही थी? ना PMLN का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो मैच करता था, और ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो भी मैच नहीं करते थे। ये मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें हमको बदलनी पड़ेंगी। जमहूरियत में कौन बदलेगा, कौन बदलेगा, यही सवाल आखिरी है, चले बता दें। उन्होंने तो कहा वक्त बदलेगा, हमें ही बदलना। सब बेनिफिशरीज हैं, आप बता रही हैं सब बेनिफिशरीज हैं, सब बेनिफिशरीज हैं, कौन बदलेगा? सब बेनिफिशरीज कहाँ हैं? देखें, ये मुल्क की सालमियत, अगर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ इज द ओनली चॉइस, ये किसने डिसाइड किया है कि शहबाज शरीफ इज द ओनली चॉइस? क्या ये जमहूरियत ने डिसाइड किया है? नहीं, ये मैंने और आपने डिसाइड किया नहीं है। जिन्होंने डिसाइड किया है वो शहबाज शरीफ तो ना हुई ना। नहीं, वो जमहूरियत थोड़ी हुई, वो जमहूरियत। तो जिन्होंने डिसाइड किया है वही शहबाज शरीफ को लेके आए हैं, तो हम और आप कैसे तब्दील कर देंगे? इसलिए कि सिर्फ पैसे से और सिर्फ ताल्लुकात की बेसिस पे नहीं, जो आपकी बात यस मैन होगा वही होगा, चाहे वो ना है, चाहे वो कोई भी हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे। द रीजन आपको जमहूरियत काबिल कबूल नहीं है, अगर कोई और आपको बोलने वाला और ओपिनियन रखने वाली खातून आपको घर में भी कबूल नहीं है, तो आप कैसे कबूल करें? तो नाअहल लोगों को अहल सीटों पे बैठा दिया जाएगा, सिर्फ यस मैन की सूरत में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। किसी स्टेज पर इंशाल्लाह वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।